फैशन की दुनिया में एक बहुत पुराना खेल चल रहा है, स्पेशली हमारे देश को लेकर। एक ऐसा खेल है जहां कला चुराई जाती है, इतिहास का नाम बदल दिया जाता है और असली हकदार को क्रेडिट की एक लाइन तक नहीं मिलती। जब वेस्टर्न लग्जरी ब्रांड्स हमारे कोल्हापुरी को बिना नाम लिए रैंप पर उतार देते हैं, जब भारतीय पारंपरिक दुपट्टे को स्कैंडिनेवियन विंटर स्कार्फ कहकर बेचा जाता है, जब चेहरे पर सजी बिंदी को रेव पार्टी ट्रेंड बना दिया जाता है और जब हमारे हजारों साल पुराने झुमके, लहंगे और योग को उनकी हिंदू और भारतीय जड़ों से पूरी तरह काटकर एक कूल वेस्टर्न एस्थेटिक की तरह पेश किया जाता है, तो इसे फैशन नहीं, रॉन्ग कल्चरल एप्रोप्रिएशन यानी सांस्कृतिक चोरी कहते हैं। यह भारत की विरासत को उसकी आत्मा से अलग करके एक कमोडिटी या सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाकर बेचने का चालाक तरीका है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया को हमारे कल्चर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसका एक सही तरीका होता है जिसे कल्चरल अप्रोप्रिएशन कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत के फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा के लेटेस्ट कलेक्शन देवी द इटर्नल म्यूज में मिल जाएगा, जिसे 6 जुलाई 2026 को पेरिस हॉट कूटूर वीक में पेश किया गया। पेरिस के एक ऐतिहासिक चर्च के अंदर जब लाइट्स धीमी हुई और पहला मॉडल रैंप पर उतरा, तो वहां बैठे फैशन जगत के सबसे बड़े नाम एक पल के लिए सांस रोक बैठे। इसमें दिखा कि भारतीय सभ्यता सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है जिसे अगर सही तरीके से पेश किया जाए तो वो हजारों साल पुराने पत्थर को भी सांस दे सकती है। राहुल मिश्रा ने 2000 साल से भी पुराने दक्षिण भारत के मंदिर की मूर्तियों, अजंता की गुफाओं और मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य को अपनी इंस्पिरेशन बनाया। उन्होंने बताया कि ये प्रक्रिया उनके लिए टाइम ट्रैवल जैसी थी। रैंप पर मॉडल्स स्टोन ग्रे, जेट ब्लैक, आइवरी बीज और एंटिक गोल्ड के रंगों में ऐसे चल रहे थे मानो कोई मूर्ति जीवंत हो उठी हो। स्किन टोन बॉडी सूट्स के ऊपर इतनी घनी कढ़ाई की गई थी कि कपड़ा और शरीर के बीच की रेखा ही मिट गई, जैसे कोई पत्थर सुई धागे से तराशा गया हो। इस लाइन में कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर की अप्सराएं और मदनिकाओं की छवि दिखी। 12वीं सदी के इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई पत्थर की नृत्यांगनाओं के शरीर के घुमाव, उनके कर्ण फूल और कपड़ों के ड्रेप्स को राहुल मिश्रा ने कपड़ों पर उतार दिया। शो के दौरान जो ग्रे और चारकोल कलर के कोर्सेट और गाउन्स दिखे, जिन्हें ईशा अंबानी और कार्डी बी ने भी पहना, उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो होयसलेश्वर मंदिर के गर्भगृह से कोई मूर्ति सीधे रैंप पर आ गई हो। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की अजंता गुफाओं के मौसम की मार खाए पत्थरों और प्राचीन म्यूरल्स के टेक्सचर को रिक्रिएट करने के लिए मेटालिक जरदोजी, दबका काम, मोती और क्रिस्टल्स की हजारों परतों का इस्तेमाल किया गया। कर्नाटक के तारकेश्वर मंदिर के भव्य मेहराबों, नक्काशीदार खंभों और छतों की सिमेट्री को कपड़ों के सिलुएट्स में बदला गया, जिसके विशाल कॉलर सीधे तौर पर दक्षिण भारतीय मंदिरों के गोपुरम और प्रवेश द्वारों के स्ट्रक्चर पर आधारित थे। पारंपरिक क्ले स्कल्पचर और मुकुट इस शो का सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहे। मॉडल्स जो मूर्तियों जैसे मुखौटे पहने हुए थे, उसके लिए राहुल मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के पारंपरिक मिट्टी के कारीगर सुमंत कुमार के साथ कोलैबोरेशन किया। उन्होंने देवी की मूर्तियों के चेहरों और मुकुट को मिट्टी और क्ले से तैयार किया, जिसे मॉडल्स ने रैंप पर वियरेबल आर्ट की तरह पेश किया। यह सांस्कृतिक गहराई सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं थी। इस शो का बैकग्राउंड म्यूजिक संगीतकार जयंत लूथरा ने तैयार किया था, जिसमें मृदंगम, घटम, तविल और सिंगिंग बॉल्स का इस्तेमाल हुआ। और सबसे खास बात यह थी कि संगीत की रिकॉर्डिंग असल में भारत की ऐतिहासिक अजंता की गुफाओं के भीतर की गई थी, ताकि उसकी गूंज में वही प्राचीन पवित्रता और रहस्यमयी एहसास हो सके। आप समझ रहे हैं कि कितना अमेजिंग है। फैशन के जरिए इंडियन हिस्ट्री को रैंप पर उतारा गया है और बताया गया है कि भारत इज सो मच मोर देन व्हाट वर्ल्ड थिंक इट इज। सच तो यह है कि दुनिया का फैशन हमेशा से भारत का कर्जदार रहेगा। जब रोम के सम्राट भारतीय मलमल के लिए अपने खजाने खाली कर देते थे और जब ब्रिटिश हुकूमतें हमारे ढाका के मलमल और कालीकट के कैलिको कपड़े को रोकने के लिए कानून बनाए थे, तब से लेकर आज तक भारत कपड़ों का सिरमौर रहा है। पेरिस के बड़े बड़े हाउसेस जैसे शनेल, डियोर अपने कपड़ों पर जिस बारीक एम्ब्रॉयडरी के लिए करोड़ों रुपए वसूलते हैं, उसके पीछे अक्सर भारत के मुंबई, उत्तर प्रदेश और बंगाल के कारीगरों के हाथ होते हैं, जिन्हें सिर्फ बैक स्टेज लेबर मान लिया जाता है। राहुल मिश्रा, गौरव गुप्ता और सब्यसाची जैसे डिजाइनर्स ने इस नैरेटिव को बदल दिया है। देवी कलेक्शन के जरिए भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम सिर्फ मजदूर या सप्लायर नहीं हैं, हम रचयिता हैं, हम कहानीकार हैं, हमारा आध्यात्मिक इतिहास ही असली लग्जरी है। लेकिन असली बात सिर्फ डिजाइन की नहीं, क्रेडिट, सहयोग और सम्मान की है। राहुल मिश्रा ने पारंपरिक मिट्टी कलाकार सुमंत कुमार के साथ मिलकर मंदिर के मुकुटों जैसी सेरेमोनियल हेडपीस बनाई और उनका नाम खुलकर दिया। टाटा समूह के तनिष्क के साथ उनका पहला फाइन ज्वेलरी कोलैबोरेशन हुआ, जहां हीरे और रत्न सिर्फ गहने नहीं बल्कि कढ़ाई और कहानी का विस्तार बने। राहुल मिश्रा का पूरा स्टूडियो भारतीय कारीगर समुदाय के हाथ के काम पर टिका है, जिन्हें भुगतान भी मिलता है और क्रेडिट भी।
वो इसे माइंडफुल लग्जरी कहते हैं। यही वजह है कि वो पेरिस हॉट कुट्योर वीक में शो करने वाले पहले भारतीय डिजाइनर बने। वोलमार्क प्राइज जीता और 2023 में फ्रांस सरकार ने उन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया। तो दोस्तों, अगर आप पूछें कि कल्चरल अप्रोप्रिएशन का सबसे सही, सबसे इज्जतदार उदाहरण क्या है, तो जवाब है देवी कलेक्शन। यहाँ इंस्पिरेशन, क्रेडिट और कारीगर सब भारतीय थे, मुनाफा भी भारतीय कारीगरों तक पहुंचा और कहानी भी भारत की ही सुनाई गई। यही वो लाइन है जो सम्मान और चोरी को अलग अलग कर देती है। अब आइए उसी लाइन के दूसरी तरफ चलते हैं, जहां यही भारतीय विरासत बार बार लूटी जाती है, बिना नाम लिए, बिना दाम दिए। सबसे ताजा उदाहरण प्राडा और कोल्हापुरी चप्पल का है। जून 2025 में मिलान फैशन वीक में इटली के लग्जरी ब्रांड प्राडा ने अपने मेंस स्प्रिंग समर 2026 कलेक्शन में चमड़े के सैंडल दिखाए जो हूबहू जीआई टैग प्राप्त कोल्हापुरी चप्पल जैसे थी। प्राडा ने न तो भारतीय मूल का जिक्र किया, न उन कारीगरों का, और जो चप्पल भारत में 1000 से 4000 रुपए में मिल जाती है, प्राडा ने उसे करीब 1.25 लाख रुपए में बेचा। महीनों की आलोचना के बाद प्राडा ने भारतीय मूल को स्वीकार किया और आखिरकार भारतीय कारीगर संगठनों लिटकॉम और लिटकार के साथ मिलकर एक मेड इन इंडिया लिमिटेड एडिशन भी लॉन्च किया। फिर बारी आती है दुपट्टे की। स्वीडन के लेबल टोटेम ने अपने कलेक्शन में ऐसे प्रिंटेड स्कार्फ निकाले जिन्हें उन्होंने नॉर्डिक ऑरिजिनल एस्थेटिक कहकर बेचा, जबकि वो गुजरात और राजस्थान की बांधनी थी जिसकी जड़ें 4000 ईसा पूर्व तक जाती हैं। यही पैटर्न बार बार दोहराया गया जब लहंगे को कोट सेट विद स्कैंडिनेवियन स्कार्फ और जूती को सिर्फ डिजाइनर हिल बताया गया। बिंदी की कहानी तो और भी गहरी है। बिंदी हिंदू स्त्रियों के लिए सदियों पुराना धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक है, लेकिन जब पश्चिमी सेलिब्रिटीज ने इसे कोचेला जैसे फेस्टिवल्स में सिर्फ एक चमकीला स्टिकर बताकर माथे पर चिपकाया तो इसे फेस स्टिकर और फेस्टिवल एक्सेसरी में बदल दिया। फिर आता है योग। स्वामी विवेकानंद ने 150 साल पहले योग को अमेरिका तक पहुंचाया था, ब्रह्म से जुड़ने के रास्ते के तौर पर। लेकिन आज पश्चिम में योग एक अरबों डॉलर की फिटनेस इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें से हिंदू और वैदिक जड़ों को जानबूझकर हटा दिया गया है। नमस्ते सिर्फ एक टी शर्ट स्लोगन बन गया, ओम सिर्फ एक टैटू डिजाइन और गायत्री मंत्र जैसी प्रार्थनाएं बिना सही उच्चारण और बिना अर्थ समझे क्लासेस में गाई जाने लगी। और सबसे ताजा विवाद है राल्फ लॉरेन का। मार्च 2026 में पेरिस फैशन वीक में राल्फ लॉरेन ने बिल्कुल भारतीय झुमकों जैसी बालियां दिखाई, लेकिन ब्रांड ने इन्हें विंटेज एक्सेसरीज कहा, भारत का नाम तक नहीं लिया। डियोर का मुकेश एम्ब्रॉयडरी वाला कोट भी याद कीजिए। भारतीय कारीगरों की 34 दिन की मेहनत से बना वो कोट $2 लाख में बिका, लेकिन शुरुआत में कारीगरों को कोई क्रेडिट नहीं मिला। तो देखिए फर्क कहाँ है। जब राहुल मिश्रा मंदिर की मूर्तियों से इंस्पिरेशन लेते हैं तो वो कारीगर का नाम लेते हैं, उसे भुगतान देते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ये भारत की कहानी है। लेकिन जब प्राडा, टोटेम, राल्फ लॉरेन और डियोर जैसे ब्रांड यही करते हैं तो भारत का नाम मिटा देते हैं, हमारी विरासत को वैश्विक ट्रेंड या विंटेज बताकर बेच देते हैं, मुनाफा अकेले अपनी तिजोरी में भर लेते हैं। यही फर्क है सम्मान और चोरी में। इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं है, इनफैक्ट ये जरूरी है कि हमारा कल्चर, फैशन, खाने और फिल्मों के जरिए दुनिया तक पहुंचे ताकि उसे कोई चुरा ना सके और लोग भारतीय हिस्ट्री को जान सके। पर गलत है क्रेडिट न देना, कारीगर को भूल जाना और भारत के नाम को इतिहास से मिटा देना। और यही भारत की असली ताकत समझ में आती है। हमारी सभ्यता कोई नई नहीं है। सिंधु घाटी की बुनाई से लेकर मंदिरों की मूर्तियों से लेकर बनारस की सिल्क तक हजारों साल पुरानी है। दुनिया की हर बड़ी फैशन राजधानी पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क भारत की तरफ देखती जरूर है, क्योंकि असली क्राफ्ट, असली कारीगरी, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। फर्क बस इतना है कि क्या वो हमारा नाम लेकर आएंगे या चुरा कर। सांस्कृतिक चोरी तब होती है जब आप किसी की संस्कृति को बिना समझे उसका मजाक उड़ाने या सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप उस संस्कृति के सामने झुकते हैं, उसके इतिहास को पढ़ते हैं और उसके कारीगरों को उनका हक और नाम देते हैं, तो वह सांस्कृतिक सम्मान बन जाता है। राहुल मिश्रा की देवी ने पेरिस को ये सिखाया कि भारत की मूर्तियां और परंपराएं सिर्फ इतिहास के मलबे में दबी चीजें नहीं है, वे जीवंत हैं, वे सांस ले रही हैं और वे आज भी दुनिया को ये बताने की ताकत रखती हैं कि हुनर और दिव्यता क्या होती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।